हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ द सेल सिग्नलिंग का हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, इससे पहले हम लोग IP3 डैक पाथवे में थे। IP3 डैक पाथवे पढ़ चुके थे। एंड क्या होता है IP3 डैक पाथवे जो है यहाँ पे हम लोग आरटीके में पढ़े थे। तो लिगेंड आता है, बाइंड करता है दैट जिसके कारण टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट का एडिशन होता है, फॉस्फेट का एडिशन क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है और जो है SH2 डोमेन से आके PLC गामा अगर की बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये PIP2 को जो है क्लीव करता है डैक और IP3 में जो IP3 है वो ER दैट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करता है और यहाँ से कैल्शियम आयन को बाहर निकालता है। डैक डरपोक होता है होने के कारण ये प्लाज्मा के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। जो ये यहाँ से कैल्शियम आयन बाहर निकलता है, कैल्शियम आयन और डैक मिलकर के PKC नाम के एंजाइम को जो है एक्टिवेट करता है। ठीक है, प्रोटीन काइनेस C नाम के एंजाइम को जो है एक्टिवेट करता है, जिसके कारण डिफरेंट चैनल ओपन होते हैं और मेटाबॉलिक रेगुलेशन देखने को मिलता है। और बाकी जो कैल्शियम आयन है वो और भी दूसरे पाथवे में भी यूज होते हैं। और यहाँ पे PLC गामा बाइंड करता है। PLC गामा बाइंड करता है कहाँ पे, टायरोसिन फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू पे किस डोमेन के साथ, तो SH2 डोमेन के साथ, जिसके कारण क्या होता है कि PIP2 क्लीव होता है P3 और डैग में। तो इसके आगे हम लोग आज डील करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो PI3 काइनेज के बारे में पढ़ेंगे कि PI3 काइनेज क्या होता है। PI3 काइनेज जो है एक इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म को, प्रोलिफरेशन को, सेल के सर्वाइवल को, ग्रोथ को, एंजियोजेनेसिस को क्या करता है, ये प्रमोट करने का काम करता है। यानी कि ये एक मतलब ऐसा सिग्नल है, ट्रांसडक्शन है जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, प्रोलिफरेशन को, सेल सर्वाइवल को, एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, जो इसमें की प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वो कौन से की प्रोटीन है, तो वो की प्रोटीन का नाम है फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 3 काइनेज, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 3 काइनेज एंड AKT इसी को प्रोटीन काइनेज B के नाम से जानते हैं, दैट इज द PKB के नाम से जानते हैं, राइट, PKB के नाम से जानते हैं। कुछ जो RTK है वो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट जो है दूसरे फॉस्फोइनोसिटोल पाथवे को भी एक्टिवेट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। PI3 काइनेज जो होता है वो फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू पे बाइंड करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे डायग्राम से कैसे बाइंड करता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक डोमेन में, और ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा RTK को। यानी ये PI3 काइनेज फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू से बाइंड करके जो है RTK को एक्टिवेट करता है। PI345 ट्राइफॉस्फेट जो है वो टाइटली बाइंड करेगा PKB के साथ। ठीक है, PKB के पास जो है बाइंडिंग डोमेन होता है। ठीक है, PKB को AKT कहते हैं, इसलिए PI3 काइनेज पाथवे को AKT पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो PI345 ट्राइफॉस्फेट है वो PKB के साथ टाइटली बाइंड करेगा। ठीक है, जो कि थ्रियोनिन काइनेज होता है। ठीक है, जो इनएक्टिव PKB होता है वो प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, लेकिन जब ये PKB एक्टिव हो जाएगा तब ये वहां से ट्रांसफर होके सेल के सरफेस पे आ जाता है। तो क्या बात है कि PKB जब इनएक्टिव रहेगा तो वो साइटोसोल में ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाएगा तो सेल सरफेस पे आ जाता है। PI345 जो है ट्राइफॉस्फेट वो PDK1 को भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जो क्या होता है, फॉस्फोइनोसाइड डिपेंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिवेट करेगा, जो PDK1 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये PDK1 PKB को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फिर PDK2 आता है। PDK2 आने के बाद टोटली पूरे तरीके से, कंप्लीट तरीके से PKB एक्टिव हो जाता है। कंप्लीट तरीके से जब PKB एक्टिव हो जाता है तो डिफरेंट रिस्पॉन्स दिखाता है, जैसे सेल का ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन, सर्वाइवल, ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
जब पीकेबी फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिसोसिएट कर जाता है और बहुत सारे टारगेट प्रोटीन जो होता है उसका फॉस्फोराइलेशन करा देता है, उसको फॉस्फोराइलेट करा देता है। तो हम इसे एक बार और रिवीजन करने में चलते हैं। PI3 काइनेज क्या है? इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन है जो कि प्रमोट करता है मेटाबॉलिज्म को, प्रोलिफरेशन को, सेल के ग्रोथ को, सेल के सर्वाइवल को, एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को। ठीक है, जो इसमें की प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वो फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 3 काइनेज है, AKT प्रोटीन है या एक प्रोटीन काइनेज बी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे जो कुछ आरटीके होता है वो दूसरे फॉस्फोइनोसिटोल पाथवे को भी एक्टिवेट कर सकता है। PI3 काइनेज टायरोसिन रेसिड्यू पे आके बाइंड करता है। बाइंड कहाँ करता है? साइटोप्लाज्मिक डोमेन में करता है। साइटोप्लाज्मिक डोमेन क्या हुआ? ये वाला साइड, ये वाला मान लीजिए ये वाला जो है तो यहाँ पे आकर के जो है PI3 काइनेज जो है यहाँ फॉस्फोटायरोसिन पे आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा इस तरीके से। ठीक है, जो उसके बाद वो आरटीके को एक्टिवेट कर देता है। PI345 ट्राइफॉस्फेट डायरेक्टली बाइंड करेगा पीकेबी के साथ, जो कि सेरीन थ्रेओनिन काइनेज होता है, फॉस्फेट को ऐड कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो इनएक्टिव पीकेबी है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाता है तो सरफेस पे आ जाता है। PI345 ट्राइफॉस्फेट जो है वो PDK1 को रिक्रूट करता है और ये PDK1 क्या है? साइटाइड जो है डिपेंडेंट प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज 1 है जो कि एक्टिवेट करेगा PDK1 को, मतलब और ये PDK जो 1 एक्टिव हो जाएगा तो ये PDK1 किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, यानी कि ये एक्टिवेट करेगा किसको? PKB को। ठीक है, जो PKB होता है, ये PKB जो होता है इसके पास 2 बाइंडिंग डोमेन होता है, इस तरीके से 2 बाइंडिंग डोमेन होता है। अभी जिस फॉर्म में मैंने डायग्राम बनाया ये इनएक्टिव है, लेकिन जब इससे फॉस्फेट का ऐड हो जाएगा इस तरीके से, जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो PDK1 क्या काम करता है? सॉरी, PDK1 क्या करेगा कि ये एक बाइंडिंग साइट को ये जो है एक्टिवेट करेगा। PDK2 आएगा, फिर दूसरे यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड करेगा। तो इस तरीके से PKB को पूरे तरीके से एक्टिव कर देगा और एक्टिव करने के बाद ये एक्टिव करके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो जो फुल्ली एक्टिवेटेड PKB होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं रहेगा, वो वहाँ से डिसोसिएट कर जाएगा और आकर कहाँ आ जाएगा? सेल सरफेस पे आ जाएगा एंड ये बहुत सारे टारगेट प्रोटीन को क्या करेगा? फॉस्फोराइलेट करेगा। चलिए अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि हाउ दिस पाथवेज रन्स इनसाइड आवर बॉडी। तो ये लिगेंड होता है, ये हमारा आरटीके जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। ठीक है, उसके यहाँ साइटोसोल साइड में ये साइटोसोल साइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। ठीक है, तो साइटोसोलिक एरिया में क्या प्रेजेंट है? टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ जब लिगेंड नहीं आके बाइंड रहेगा तो आगे का कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब लिगेंड आकर के यहाँ जैसे ही बाइंड होगा आरटीके से रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से, तो यहाँ पे जैसे ही लिगेंड आके बाइंड होगा तो टायरोसिन रेसिड्यू पे क्या होगा? फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। जैसे ही टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट ऐड हो गया ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। रिसेप्टर जब एक्टिव हो जाएगा तो इस जो है टायरोसिन रेसिड्यू पे जहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ है वहाँ पे SH2 नाम का डोमेन होता है। उस SH2 डोमेन से PIP2 आकर के बाइंड करता है। ये जो PIP2 है इसमें फॉस्फेट का ऐड होता है, मतलब एक जो है यहाँ पे जो PIP2 है तो एक फॉस्फेट का यहाँ पे एडिशन होगा तो PIP2 से क्या हो जाएगा? PIP3 हो जाएगा। जो PIP3 होता है इसके पास एक डॉकिंग साइड होता है, किसके लिए? PKB के लिए। कहते हैं ना, मतलब ये सीट हम अपने दोस्त के लिए रखे हैं, इस पे मत बैठना। बचपन में करते थे, स्कूल में जाते तो बैग लेकर के, मतलब अपने बैग से किताब एक निकाल करके बगल में छेक के रखते थे, नहीं यहाँ मेरे दोस्त का जगह है, यहाँ पे नहीं बैठने देंगे हम किसी को। ठीक है, तो वैसे ये PIP3 के पास होता है एक जगह होता है और वो डॉकिंग साइड होता है, अपने दोस्त PKB के लिए बचा के रखता है। तो PKB नाम का दोस्त आएगा, ठीक है, और PKB नाम का दोस्त आकर के यहाँ पे क्या करेगा? PIP3 के डॉकिंग साइड पे आके बाइंड कर जाएगा। तो PKB के का भी दो जो है फ्रेंड है जो वेट कर रहा है, कौन? PDK1 PDK2
2, तो PDK1 यहाँ पे आएगा और एक फॉस्फेट को यहाँ PKB के एक डॉकिंग साइट पे एक फॉस्फेट का एडिशन कराएगा, तो ये हाफ इनकम्प्लीट एक्टिवेट हुआ। उसके बाद इसका दूसरा साथी भी आ जाएगा 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट में ऐसे ही कर रही हूँ। जो इसका जो रेगुलेशन हो रहा है, एक पहले फॉस्फेट ऐड होगा, दूसरा फॉस्फेट, उसके बाद PDK2 आएगा, वो दूसरे फॉस्फेट को यहाँ पे ऐड कराएगा। ठीक है, तो एक दोस्त आया, वो दूसरे दोस्त का जगह रखा, दूसरा दोस्त आया, उसके 2 और दोस्त हो गए, उसका जगह ये रखा। ठीक है, तो उसी तरीके की चीजें यहाँ है कि PIP3 के पास एक डॉकिंग साइट था, किसके लिए? PKB के लिए। PKB आकर के PI3 के पास आके बैठ गया, बाइंड कर गया। PKB के पास अब तो 2 डोमेन है, तो इसका दोस्त PKB के पास 2 डॉकिंग साइट है, तो इसको से आके कौन बाइंड करेगा? PDK1 बाइंड करेगा, PDK2 करेगा। तो PDK1 एक डॉकिंग साइट पे, PDK2 दूसरे डॉकिंग साइट पे। तो इस तरीके से फॉस्फेट का यहाँ पे एडिशन करा देगा, और फॉस्फेट का एडिशन कराने के बाद PKB फुल्ली एक्टिव हो जाएगा। 1 मिनट। तो एक जो है अब क्या हो गया कि PKB जो है फुल्ली एक्टिव हो गया है। अब PKB जब फुल्ली एक्टिव हो गया तो ये सेल के ग्रोथ में हेल्प करेगा, सेल के सर्वाइवल में हेल्प करेगा, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है और बैड को भी इनहिबिट करता है। एपोप्टोसिस और बैड को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ये बैड लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है। तो एपोप्टोसिस और बैड को ये इनहिबिट करता है जब PKB फुल्ली एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर फुल्ली एक्टिव नहीं होता है तो ये सारा प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो PKB फुल्ली एक्टिव होगा तो सेल का ग्रोथ करवाएगा, सेल का सर्वाइवल करवाएगा, एपोप्टोसिस और बैड नाम के फैक्टर को इनहिबिट करेगा, राइट। इस तरीके से सिग्नलिंग चलता है। लिगेंड आया, RTK से बाइंड किया, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से बाइंड किया, कहाँ? टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट को ऐड कराया। टायरोसिन रेसिड्यू जहाँ फॉस्फेट को ऐड कराया SS2 डोमेन होता है। SS2 डोमेन से PIP2 आकर के बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये PIP2 एक फॉस्फेट को ऐड करेगा। ऐड करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे PIP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। PIP3 के पास एक डॉकिंग साइट होता है, किसके लिए? PKB के लिए। PKB आकर के PI3 से बाइंड कर जाएगा। PKB क्या? सेरीन थ्रेओनीन काइनेज है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। जब तक ये इस पे फॉस्फेट ऐड नहीं होगा तब तक ये इनएक्टिव रहता है। तो आकर के यहाँ PI3 से बाइंड कर गया। अब इसके पास क्या, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिवेट होने की तरफ बढ़ रहा है। इसके पास 2 डॉकिंग साइट है, 2 डॉकिंग साइट इज हियर। तो दो डॉकिंग साइट है। अब यहाँ पे PDK1 आएगा एक डॉकिंग साइट के लिए, PDK2 आएगा दूसरे डॉकिंग साइट के लिए। आया और आकर के फॉस्फेट ऐड कराया, और ऐड कराने के बाद क्या हुआ? इसको एक्टिवेट करा दिया। सेल ग्रोथ देखने को मिला, सेल सर्वाइवल देखने को मिला, एपोप्टोसिस देखने को मिला, और बैड एपोप्टोसिस का इनहिबिशन देखने को मिला, बैड के इनहिबिशन देखने को मिला। अब हम चाहते हैं कि जो है ना, हम इसको इनएक्टिवेट करना चाहते हैं कि हम PIP2 जो है PIP3 में कन्वर्ट नहीं हो। इसके लिए क्या करेंगे? एक एंजाइम का यूज करेंगे। यहाँ पे फॉस्फेट का ऐड हो रहा है तब एक्टिवेट हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये एक्टिवेट नहीं हो तो क्या करेंगे? फॉस्फेट को रिमूव करने, हटाने वाला एंजाइम यूज करेंगे। तो कौन है फॉस्फेट को रिमूव करने वाला एंजाइम? बताइए कौन है? फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम को यहाँ पे ऐड करेंगे जो फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद ये सिग्नलिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो P10 जो होता है, P10 नाम का एंजाइम होता है जो फॉस्फेटेज होता है, वो क्या करेगा? फॉस्फेट को क्या करेगा? रिमूव कर देगा, तो PIP3 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो P10 जो होता है वो PIP3 को PIP2 में कन्वर्ट कर देगा, और आगे की सिग्नलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, राइट। तो ये था, दिस इज अबाउट द व्हाट PI3 काइनेज, राइट। अब हम लोग चलते हैं mTOR पाथवे की ओर। तो mTOR पाथवे क्या होता है कि mTOR पाथवे भी जो है सेल, जो एनिमल्स हैं उनके सेल के ग्रोथ के लिए, उनके सेल का डिवीजन के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रिक्वायर होता है। करंट चल रहा है। तो एनिमल सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की जरूरत होती है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल कौन प्रोवाइड कराता है? mTOR पाथवे से होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे PI3 काइनेज
PI3 काइनेस या इसी को जो है AKT पाथवे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे PKB इन्वॉल्व है और PKB जो है उसी को AKT कहते हैं। ठीक है, PKB को ही AKT कहते हैं। यहाँ पे चलिए लिख ही देते हैं, ये जो PKB है इसी को AKT भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब समझ रहे हैं AKT किसको कहते हैं। जो कि जो PI3 काइनेस है, AKT पाथवे है, वो सिग्नल देगा सेल को ग्रो करने के लिए। डिपेंड करता है ये कि सीरीन थ्रियोनिन काइनेस पर। क्या किस पे डिपेंड करेगा? सीरीन थ्रियोनिन काइनेस पे डिपेंड करेगा, जिसको कि टॉर के नाम से जाना जाता है। अब टॉर क्या है? तो टॉर है टारगेट ऑफ रापामाइसिन। तो रापामाइसिन जो है वो ड्रग्स है जो कि इनहिबिट करता है एमटॉर को। एमटॉर क्या है? मेमेलियन टॉर। एनिमल्स में यूज किया जाता है एमटॉर के नाम से। ठीक है, तो मैमल्स में जो सेल होता है इसको एमटॉर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एमटॉर पाथवे क्या है? एनिमल के अंदर सेल के ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, सर्वाइवल के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की जरूरत पड़ती है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो होता है PI3 काइनेस AKT पाथवे के द्वारा जनरेट किया जाता है सेल को ग्रोथ करने के लिए। और ये डिपेंड किस पे करता है? सीरीन थ्रियोनिन काइनेस पे डिपेंड करता है, जिसको कि टॉर के नाम से जाना जाता है। टॉर क्या है? टारगेट ऑफ रापामाइसिन है। मेमेलियन सेल में इसको एमटॉर के नाम से जाना जाता है, यानी मेमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन के नाम से जाना जाता है। जो रापामाइसिन ड्रग्स है वो क्या करता है कि एमटॉर को इनहिबिट करने का काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द एमटॉर पाथवे ना। जो एमटॉर होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, वो एक होता है एमटॉर C1, दूसरा होता है एमटॉर C2। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एमटॉर जो होता है, एमटॉर पाथवे जो होता है, एमटॉर C1, एमटॉर C2, इसको कहते हैं। एमटॉर C1 को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं। एमटॉर C2 को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं। तो एमटॉर C1 के पास जो होता है 3 मेन कोर कंपोनेंट होता है। एक होता है रेप्टर प्रोटीन, एक होता है MLST8, ठीक है, एक होता है SEC13 प्रोटीन 8। तो जो MLST8 है जो कि मेमेलियन लेथल के नाम से जाना जाता है, और ये विध होता है किसके साथ? SEC13 प्रोटीन 8 के साथ। अब आते हैं जो रैप्टर, हमने देखा ये कोर कंपोनेंट है। तो जो एमटॉर C1 होता है उसके पास रैप्टर नाम का प्रोटीन होता है जो कि रापामाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है। किसके लिए सेंसिटिव होता है? रापामाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है। तो एमटॉर C1 के पास रैप्टर प्रोटीन होता है जो रापामाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है, जो कि क्या काम करता है कि सेल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ताकि सेल का ग्रोथ हो। कैसे? तो बाय प्रमोटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करा के। ठीक है, और ये प्रोटीन के डिग्रेडेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है, इनहिबिटिंग करता है। ठीक है, तो जो एमटॉर C1 होता है उसके पास रैप्टर प्रोटीन होता है जो कि रापामाइसिन के लिए सेंसिटिव होता है, और ये सेल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करके, और ये प्रोटीन के डिग्रेडेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। जो एमटॉर C1 होता है वो क्या होता करता है कि एमटॉर C1 इनहिबिट करता है। एमटॉर C1 क्या करता है? इनहिबिट करके रखता है किसको? ELF4E। ठीक है, ELF4E को क्या करेगा? ये इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, तो जब फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं, ठीक है, तो एमटॉर C1 क्या करेगा? इसको इनहिबिट करके रखता है। इनहिबिट करने के बाद फॉस्फोराइलेशन ऑफ ET यानी कि फॉस्फोराइलेट करके फॉस्फेट का एडिशन है, तो फॉस्फेट के एडिशन के फॉर्म में एमटॉर C1 इसको क्या करेगा? इनहिबिट करके रखता है। इसको इनहिबिट रखने के कारण क्या होता है कि जो है ELF4E जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, इस पे कोई इनहिबिशन नहीं होता है, और इनहिबिशन नहीं होता है तो ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। तो एमटॉर C1 जो इसको इनहिबिट करके रखता है, जिसके कारण ये जो होता है क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, और ये फ्री होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। राइट, यदि एमटॉर C1 का इनहिबिशन नहीं होगा, हट जाएगा इनहिबिशन, तो ये EL4EBP जो है ये क्या करेगा? इसको इनहिबिट करके रखेगा। इनहिबिट करके रखेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो दिस आर द
अबाउट द mTOR-C1। अब आते हैं mTOR-C2 के पास। तो mTOR-C1 के पास रैप्टर नाम का प्रोटीन होता है, बट mTOR-C2 के पास क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स 2 के पास क्या होता है, रिक्टर नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है बच्चा, कौन सा प्रोटीन होता है, ठीक है, रिक्टर प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसके लिए, रेजिस्टेंस या इनसेंसिटिव होता है किसके लिए, रापामाइसिन के लिए। तो mTOR-C1 जो होता है वो रिक्टर प्रोटीन, उसके पास रिक्टर प्रोटीन होता है जो कि रेजिस्टेंस होता है रापामाइसिन के लिए, इनसेंसिटिविटी होता है, यानी कि यदि रापामाइसिन ड्रग्स को दिया जाए तो उसको रेजिस्टेंस कर लेगा या उसके अगेंस्ट जो कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करने को मिलेगा। लेकिन mTOR-C1 में क्या होता है, जैसे ही रापामाइसिन ड्रग देते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो सेंसिटिव हो जाता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे रिक्टर प्रोटीन जो होता है, जो mTOR-C1 के पास होता है, वो इनसेंसिटिव होता है रापामाइसिन के लिए। जो रिक्टर प्रोटीन होता है वो AKT पाथवे का एक्टिवेशन कराता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक्टिन साइटोस्केलेटन को रेगुलेशन होता है और रो फैमिली GTPase जो है उसके द्वारा एक्टिवेट होता है। तो रिक्टर जो है प्रोटीन हेल्प करता है AKT को एक्टिवेशन कराने में, और ये रेगुलेट करेगा एक्टिन साइटोस्केलेटन विया रो GTPase, रो फैमिली GTPase के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज द क्या mTOR पाथवे के बारे में। अब हम इसका डायग्राम से देखें तो सीरम यहाँ पे देखिए, ये देखिए हाइपोक्सिया कंडीशन में, सेल ग्रोथ में, तो यहाँ पे आरटीके है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इंसुलिन है, ठीक है, राइट, ये सारी चीजें हैं। तो एक एक को हम लेके चलते हैं। जैसे कि आरटीके ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है, तो ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, रैस को एक्टिवेट करेगा, रैस क्या करेगा, AKT को एक्टिवेट करेगा, या इंसुलिन पाथवे से भी आई है तो AKT को पहले एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करने के बाद ये सारे क्या करेंगे, mTOR-C1 को एक्टिवेट करेंगे। या हाइपोक्सिया कंडीशन हो, या न्यूट्रिएंट्स हो, या सीरम हो, या इंसुलिन प्रेजेंट हो, या ग्रोथ फैक्टर हो, या एनर्जी का स्ट्रेस हो, ऐसे कंडीशन में mTOR-C1 का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। mTOR-C1 एक्टिवेशन जब होता है तो क्या करता है, 4BEP1 को और इसके साथ P70S6K का एक्टिवेशन कराता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस सेल के सर्वाइवल में हेल्प करता है, सेल के ग्रोथ प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, आयन चैनल के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, न्यूरोजेनेसिस यानी नर्व सेल बनाने में हेल्प करता है, एक्सोनल स्प्राउटिंग में भी हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। अब इनको चलते हैं नेक्स्ट और सिंपल वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हाँ, यदि देखिए राइपामाइसिन यहाँ पे हम अगर इन्वॉल्व कर दें तो ये सारे सिग्नल इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन अगर राइपामाइसिन यहाँ पे ऐड कर दे तो ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। तो इसको अगर राइपामाइसिन mTOR-C1 को इनहिबिट कर देगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये सारा प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अब आता है कि जो mTOR एक्टिवेटेड होता है PI3 काइनेज के द्वारा। PI3 काइनेज हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और आगे जो बता रहे हैं उसको दिमाग में फिट करते जाइएगा। ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होता है, ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है कि PI3 काइनेज का एक्टिवेशन होगा। PI3 काइनेज जब एक्टिवेट होगा तो ये AKT को एक्टिवेट करेगा, यानी कि आप याद कीजिए कि PIP जो 3 के पास डॉकिंग साइट था PKB के लिए, PKB बाइंड किया, उसके बाद PKB को ही एक्टिव किया रहता है, तो PKB पे जब PDK1 PDK2 आकर के बाइंड किया तब जा करके वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से पहले PI3 काइनेज एक्टिवेट होगा, देन AKT पाथवे एक्टिवेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये दो तरीके से चीज़ें चलेंगी, एक तो mTOR-C1 को ये PO4 ऐड करा के एक्टिवेट करा देगा, और दूसरा ये गैप को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। गैप को इनहिबिट करने का मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेटेड फॉर्म में ये हमेशा रहेगा, आगे का चीज़ें चलेगा, ठीक है। तो GTP फॉर्म आके बाइंड हो जाएगा, गैप को इनहिबिट कर देगा, तो या गैप जो है TSC, ठीक है, TSC2 यहाँ TSC होगा, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गैप जो है TSC2 के इक्विवेलेंट है, जो काम गैप करेगा वही काम क्या करेगा यहाँ पे कि TSC2 का करेगा, मतलब ये एक्ट एज गैप की तरह काम करता है। और क्या होगा उसके बाद जो है, अब गैप को इनहिबिट कर दिया गया है तो रैब नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, पढ़ा चुके हैं, रैब नाम का प्रोटीन होता है, उससे GTP आके बाइंड करता है, और जैसे ही GTP आके रैब प्रोटीन से बाइंड किया वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद ये mTOR-C1 को एक्टिव करेगा, और mTOR-C1 जब एक्टिव होगा तो सेल का ग्रोथ देखने को मिलेगा,
ठीक है। अब आता है जो रैव है वो इनएक्टिव रहेगा तो कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब TSC2 यहाँ पे इन्वॉल्व कर देंगे, गैप हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, जो स्टार्टिंग का पाथवे हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी जगह पे गैप की जगह TSC2 जो है वो प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो रैव इनएक्टिव होगा, कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब TSC2 को इन्वॉल्व कर देंगे तो वो क्या करेगा, गैप की तरह एक्टिव काम करने लगेगा। GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन होता है ये, ठीक है। तो TCS जब एक्ट करेगा रैप को, रैप क्या है, एक मोनोमेरी रेस रिलेटेड GTPase है, तो ये रैप को ये TSC2 जो है गैप को इनहिबिट कर देगा। तो ये क्या होगा कि रैप GTP से आकर के बाइंड करेगा, GTP रैप से आके बाइंड करने के कारण ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद mTOR को एक्टिवेट कर देगा। mTOR क्या करा देगा, फिर सेल का ग्रोथ करा देगा। तो यहाँ पे क्या, जब रैप इनएक्टिव होगा तो कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब TSC2 जो है एक्ट करेगा रैप पे, मोनोमेरिक रेस रिलेटेड GTPase पे, तो रैप पे GTP आके बाइंड करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। देन mTOR एक्टिवेट होगा, mTOR एक्टिवेट होने के बाद सेल का ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है चलता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंसुलिन सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने PI3 काइनेज पाथवे पढ़ा और mTOR पाथवे पढ़ा। आज 2 ही पाथवे हम लोग डील करे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको भी मेंटेन करके चलते रहिए, ठीक है, ताकि फिर लॉकडाउन की नौबत ना आनी पड़े, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।